नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी। हमारे YouTube चैनल संस्कार स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं समाज से संबंधित वो अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो 15 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। दोस्तों, किस प्रकार से देखिए या जिस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में समाज से संबंधित एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे हम बात करें ऐसा ही कि हम रिट की बात करें, चाहे पटवारी की बात करें या राजस्थान हाईकोर्ट, जितनी भी जो हमारी कंपटीशन की जो एग्जाम है उनमें किस प्रकार से समाज से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, वो 15 प्रश्नों की हम जो टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। वो दोस्तों देखिए कि किस किस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। देखिए वो हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों निरंतर हमारे साथ आप बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए वो मज़ेदार हम प्रश्न लेकर आए हैं जिसके साथ साथ आप हर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से वो प्रश्न होंगे जो एग्जाम में इससे संबंधित यानी कि इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि राजमार्ग यानी कि प्रश्न हमारा पहला है कि राजमार्ग का समास विग्रह होगा। यानी कि जिस प्रकार से देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं या जैसे प्रश्न बनते हैं, देखिए हमने इससे पहले तो समास में पढ़ा था कि समास किसे कहते हैं, समास के जो भेद थे उनके जो उदाहरण थे वो। अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे दोस्तों, वो हर एक बारीकी से हमने पूरे विस्तार रूप से 15 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो तैयार की। एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। तो प्रश्न हम पहले की बात कर लेते हैं दोस्तों कि राजमार्ग का समास विग्रह होगा। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला जो हमारा ऑप्शन है कि राजा का मार्ग, ये देखिए हमारे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राजमार्ग का समास विग्रह क्या होगा। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में है देखिए राजा का मार्ग, दूसरा देखिए राज और मार्ग, सॉरी राजा और मार्ग, तीसरा ऑप्शन देखिए राजा द्वारा निश्चित मार्ग, चौथा ऑप्शन देखिए डी है कि राजा द्वारा निर्मित मार्ग। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजमार्ग का समास विग्रह होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला जो ऑप्शन है ए ऑप्शन उसमें दे रखा है कि राजा का मार्ग, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ए होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा हमारा प्रश्न होगा कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। उसे हम कहेंगे संधि कहेंगे, समास कहेंगे, अव्यय कहेंगे या छंद कहेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कंपटीशन में। कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे हमने विस्तार रूप से पढ़ा था, और कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, एक भी प्रश्न हमने छोड़ा नहीं है। इसी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। उसे संधि कहेंगे, उसे समास कहेंगे, उसे अव्यय कहेंगे या उसे छंद कहेंगे। तो दोस्तों हमारा जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसे हम समास कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा कि अन्य पद प्रधान होता है। देखिए कि जिस समास का यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता बाहर से, अपितु तीसरा ही पद प्रधान हो। अन्य पद की हम बात करें यानी कि तीसरा ही जहां पे पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अव्ययभाव समास कहेंगे, या हम उसे कर्मधारय समास कहेंगे, या तत्पुरुष समास कहेंगे, या बहुव्रीहि समास कहेंगे। देखिए हम बारी बारी से ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला हमारा जो ऑप्शन है अव्ययभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिनके ऊपर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। कर्मधारय समास में देखिए क्या होता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। तीसरा देखिए तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास में देखिए क्या होता है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता अपितु बाहर से ही तीसरा ही पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो हमारा प्रश्न यही था कि अन्य पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों हमारा जो डी ऑप्शन है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, क्योंकि उसी में देखिए तीसरा पद प्रधान होता है। इसी प्रकार से देखिए कि नवरत्न शब्द में समास है। देखिए कैसे कैसे जो प्रश्न बनते हैं वो हम पूरी बारीकी से पूरे विस्तार रूप से लेकर आए। दोस्तों निरंतर हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों कि नवरत्न शब्द में समास है,
तत्पुरुष समास होगा, अव्ययभाव समास होगा, दिग्गु समास होगा या द्वंद्व है। हम बारीकी से देखिए पूरे विस्तार रूप से समझाएंगे दोस्तों। तत्पुरुष समास में यानी कि जिसका दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष होता है। अव्ययभाव समास अभी हमने बात की थी इससे पहले वाले प्रश्न में कि अव्ययभाव समास में जिसका पहला पद प्रधान हो सॉरी अव्यय होता है और उसमें काल वचन लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो हमारा होगा अव्ययभाव समास। दिग्गु समास में देखिए क्या होता है कि उसका पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है और वो अंत में क्या है किसी समूह का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे तो उसे हम दिग्गु समास कहेंगे। यहाँ पे देखिए नवरत्न, नवरत्न में क्या होता है नवरत्नों का समाहार, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा दिग्गु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में देखिए यहाँ पे क्या है जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करते हुए या अथवा और जोड़ दिया जाता है वो हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। तो दोस्तों ये इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिग्गु समास, क्योंकि यहाँ पे देखिए नवरत्न यानी नौ रत्नों का समाहार, क्योंकि पहला जो हमारा पद होगा वो संख्यावाची है और दूसरा देखिए यहाँ पे किसी समूह का बोध कराए उसे हम दिग्गु समास कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए पांचवा जो हमारा प्रश्न है कि दिग्गु सामासिक पद का विग्रह होगा, यानी कि दिग्गु जो सामासिक पद दे रखा है यानी कि इसका समास विग्रह हमें देखना ऑप्शन में से कौन सा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन दे रखा है कि दो पैरों वाला। इसी प्रकार से देखिए दो गायों वाला बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में है दो गायों का समाहार। इसी प्रकार से देखिए डी ऑप्शन में होगा कि दो गाय हैं जो। तो इसमें से हमें वो ऑप्शन एकदम चूज करना है जो सही आंसर है। तो यहां पे देखिए दो पैरों वाला यानी कि दिग्गु का समास विग्रह क्या होगा, सामासिक पद विग्रह यानी सीधे रूप में हम कहें तो इसका देखिए कि दिग्गु का समास विग्रह क्या है। ऑप्शन में हमें करेक्ट आंसर चुनना है तो उसका होगा दो गायों का, दो गायों वाला या दो गायों का समाहार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों सी ऑप्शन है कि दो गायों का समाहार। तो ये हमारे वो 5 प्रश्न है, यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दिग्गु, यानी कि दिग्गु का समासिक जो पद है यानी समास विग्रह होगा वो बन जाएगा दो गायों का समाहार। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न निरंतर, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे वो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि महासागर सामासिक शब्द का विग्रह है। देखिए प्रश्न को हमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझकर ही उसके ऑप्शन के आधार पे उत्तर देने। देखिए पहला जो हमारा ऑप्शन होगा बड़ा सागर, यानी कि महासागर सामासिक शब्द का विग्रह यानी समास विग्रह करना है हमें। दूसरा ऑप्शन में देखिए महान है जो सागर। तीसरे ऑप्शन में देखिए प्रशांत महासागर और डी ऑप्शन में है सबसे बड़ा सागर। तो देखिए महासागर का समास विग्रह होगा वो होगा महान है जो सागर। बी ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महान है जो सागर, यही इसका एकदम सटीक उत्तर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगला देखिए सातवां जो प्रश्न है कि धीरे धीरे समस्त पद में समास है, कि धीरे धीरे समस्त पद में कौन सा समास है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ए ऑप्शन दे रखा है कि द्वंद्व समास होगा, बी में देखिए दिग्गु समास होगा, सी में देखिए बहुवीर्य समास होगा, चौथे में देखिए यहाँ पे अव्ययभाव समास। प्रश्न को हमें यानी कि समस्त पद को देखना है सबसे पहले कि वो कौन से समास का है। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या द्वंद्व समास होगा कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दिग्गु में देखिए पहला पद संख्यावाची होगा, किसी समूह का बोध कराएगा। बहुवीर्य में देखिए कि तीसरा ही पद प्रधान होता है और अव्ययभाव समास में देखिए इसके अंदर जो पहला जो पद होता है वो अव्यय होता है। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे दोनों जो पद है वो समान है, इसलिए यहाँ पे कौन सा जो समास होगा वो होगा हमारा अव्ययभाव समास, क्योंकि देखिए इनके ऊपर काल वचन लिंग और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ऐसे की ही ऐसे होते हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अव्ययभाव समास इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए लंबोदर में कौन सा समास है, यानी कि ऐसे आपको समस्त पद दे दिया जाएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे
कि कौन सा समास है, समास विग्रह पूछ लिया जाएगा। इसमें देखिए ए ऑप्शन देखिए द्वंद्व में होगा, या बी में देखिए दिग्गु होगा, तत्पुरुष होगा, या डी ऑप्शन में देखिए बहुवीर्य समास। तो दोस्तों लंबोदर यानी कि लंबा है जो उधर, यानी तो वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा हमारा जो ऑप्शन है, क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। लंबोदर यानी लंबा है जिसका उधर, यानी गणेश जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तीसरा ही पद जहां पे देखिए प्रधान हो वो हमारा होगा बहुवीर्य समास। यहाँ पे देखिए तीन जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं वो एकदम गलत होंगे, और चौथा जो आंसर होगा वो हमारा होगा कि बहुवीर्य समास इसमें होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लंबोदर किसके लिए प्रयोग किया गया, गणेश जी के लिए। लंबा है जो उधर सुन की बात करें तो वो किसके लिए है, वो गणेश जी के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीसरा ही पद जो है वो प्रधान है, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा, वो बहुवीर्य समास हो, सॉरी यानी बहुवीर्य समास ही होगा। इसी प्रकार से देखिए कि आजन्म शब्द खालिस्तान का उदाहरण है। आजन्म शब्द में कौन सा समास होगा। ए ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या अव्यभाव समास होगा, बी ऑप्शन देखिए तत्पुरुष समास होगा, या सी ऑप्शन देखिए द्वंद्व समास होगा, या डी ऑप्शन देखिए या दिग्गु समास होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब आजन्म शब्द खालिस्तान का उदाहरण है, तो आजन्म में देखिए यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, अव्यभाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, या द्वंद्व समास होगा, या दिग्गु समास होगा। तो दोस्तों हमारा जो पहला जो ऑप्शन है कि अव्यभाव समास की हम बात कर रहे थे, कि अव्यभाव समास में क्या होगा कि पहला जो हमारा पद होगा वो क्या होगा, यानी अव्यय होगा, उसके ऊपर किसी भी यानी कि लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ऐसा का ऐसा ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो वहां पे हमारा जो समास होगा वो होगा अव्यभाव समास। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला यानी तीन है जो फल, यानी कि इसमें ऑप्शन में ए में देखिए द्वंद्व होगा, अव्यभाव होगा, या दिग्गु होगा, या कर्मधारय समास। यहाँ पे देखिए द्वंद्व में जिस समास के दोनों पद प्रधान वो हमारा द्वंद्व समास होगा। अव्यभाव समास की हम बार बार बात कर रहे थे, या फिर हम बात करते हैं कि जिसका पहला पद अव्यय हो, जिनके ऊपर काल वचन लिंग और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां पे हमारा कौन सा समास होगा, अव्यभाव समास होगा। दिग्गु में देखिए इसमें पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, और बाद का जो पद होता है वो किसी समूह का बोध कराए, वो हमारा दिग्गु होगा। कर्मधारय समास में देखिए पहला जो पद है वो दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, वो हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। इसी प्रकार से देखिए त्रिफला यानी तीन फलों की बात करें, त्रिफला यानी तीन फल की बात करें, तो हमारा जो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा होगा यहाँ पे कि दिग्गु समास, क्योंकि यहाँ पे हमने परिभाषा के अनुसार समझा था, पढ़ा था पूरे विस्तार से कि दिग्गु समास में क्या होता है कि पहला जो हमारा जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, और बाद में ये किसी समूह का बोध कराए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा दिग्गु समास। तो ये इस प्रकार से देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे ही हमें पहचान करनी है। अगला जो हमारा जो प्रश्न है वो देखिए दोस्तों है कि कवि पुंगव का समास विग्रह क्या होगा। तो देखिए हमें प्रश्न को समझना है और ऑप्शन के आधार पर ही हमें प्रश्न को हल करना है। तो दोस्तों प्रश्न हमारा है कवि पुंगव का समास विग्रह क्या होगा। तो ऑप्शन में देखिए पहले ऑप्शन में है कि कवि में पुंगव या श्रेष्ठ, बी ऑप्शन देखिए कवि को पुंगव, सी ऑप्शन देखिए कवि द्वारा पुंगव, और डी ऑप्शन में देखिए कवि में पुंगव। तो इसका समास विग्रह पूछा है तो सबसे जो बेस्ट हमारा जो ऑप्शन होगा वो है कवि में पुंगव यानी श्रेष्ठ। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कि धन दौलत समस्त के बीच समुच्चय बोधक शब्द आएगा, यानी कि समास विग्रह दे रखा है, इसके अंदर वो समुच्चय बोधक
अव्यय कौन से समास में लगेंगे। हमने बात की थी कि द्वंद्व समास के अंदर देखिए, जैसे ही हम समास विग्रह करेंगे तो या, आदि, अथवा ये समुच्चय बोधक अव्यय समास विग्रह करते समय जुड़ जाएंगे और वैसे इनका लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद होता है तो इन समुच्चय बोधक अवयवों का लोप हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। तो ये हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। या होगा ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में देखिए आदि होगा, सी ऑप्शन और होगा और डी ऑप्शन है अथवा। तो हम देखिए धन दौलत और हमारा जो बी ऑप्शन है वो आदि, यानी कि धन दौलत दोनों जो पद हैं वो प्रधान हैं, इसलिए हमारा समास विग्रह करते समय समुच्चय बोधक अव्यय है वो लग जाएगा, उसका प्रयोग करेंगे, वो होगा आदि। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कि जिस समास का द्वितीय पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है। बार बार देखिए मैं प्रश्न में यही बात करता हूं कि तत्पुरुष में क्या होता है। देखिए ए ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारी में देखिए पहला जो पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। अव्ययभाव समास में देखिए पहला जो हमारा पद होता है वो अव्यय होता है, उसके ऊपर काल, वचन, लिंग और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अव्ययभाव समास होगा। अब हम बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करते समय वो समुच्चय बोधक अव्यय जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में जिक्र किया था या बात की थी। दोस्तों या होंगे, आदि होगा और होगा अथवा होगा, ये समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए ऑप्शन में हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्योंकि देखिए इसी ही समास के अंदर दूसरा जो पद है वो हमारा प्रधान होता है। इसी प्रकार से देखिए अगला जो है एक दंत पद का समास विग्रह है, यानी कि एक दंत, यानी कि इसका समास विग्रह ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन में हो जाएगा एक दांत, बी ऑप्शन में देखिए एक है दांत जिसका यानी गणेश जी होंगे, सी ऑप्शन देखिए एक दांत का समूह होगा या डी देखिए एक जोड़ी दांत। तो देखिए इसका जो समास विग्रह है एक दंत यानी एक है दांत जिसका, वो कौन कौन है, हमारे गणेश जी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं समास की, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा समास है वो होगा बहुवीर्य समास, क्योंकि वहां पे देखिए तीसरा जो पद है यहाँ पे प्रधान पाया जा रहा है। यानी कि हम तीसरे पद की जो बात करते हैं कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और तीसरा ही पद बाहर से ही आकर यहाँ पे प्रधान होता है, वो हमारे होंगे यहाँ पे देखिए गणेश जी, क्योंकि उसके लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे किसमें समास होगा, वो होगा बहुवीर्य समास। अब हम बात कर लेते हैं कि एक दंत का जो समास विग्रह होगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा एकदम सही सटीक होगा। तो वो दोस्तों यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन हम बार बार टिक कर रहे हैं कि एक है दांत जिसका, वो है गणेश जी, यही इसका समास विग्रह एकदम सही आंसर होगा। अंत का जो हमारा या अंतिम जो प्रश्न है वो है प्रश्न देखिए यहाँ पे 15 का, कि यथा समय शब्द में समास है, यानी कि यथा समय यानी पहचान हम बात करें, यथा, बे, प्रति, ये हमने जो पहले भी बात की थी कि वो अव्यय हैं जो बदलते नहीं है, जिनके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम बार बार बात कर लेते हैं कि उसके ऊपर देखिए काल, वचन, लिंग और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमारा समास कौन सा होता है। पहला देखिए कि अव्ययभाव समास, ये ऐसा का ही ऐसा होता है। उसके बाद में दिग्गु समास, सी ऑप्शन देखिए तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास डी ऑप्शन होगा। तो यथा समय शब्द में समास होगा, वो हमारा सटीक उत्तर एकदम होगा दोस्तों कि अव्ययभाव समास। तो दोस्तों ये वो 15 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज थी जो किसी भी कंपटीशन के अंदर कैसे कैसे प्रश्नों का समावेश होता है, चाहे हम आरपीएससी की बात कर सकते हैं, अधीनस्थ बोर्ड की बात कर सकते हैं, या राजस्थान की जितनी भी कंपटीशन लेवल की बात करें, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्नों की टेस्ट सीरीज हम लेकर आए। जरूर दोस्तों आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा। और दोस्तों हमने वो सरल तरीके से
इन प्रश्नों का समावेश किया है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर हम नए टॉपिक के साथ पूरे जोश और पूरे विस्तार के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिर से हम नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।